आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया था? सर गणित से। अच्छा, मैथमेटिक्स रखा आपने। कब किया था? जी 2016 में। फिर उसके बाद क्या किया आपने? सर 2016 के बाद हमने 2018 में पीजी इतिहास विषय से किया हूँ। किस विषय से किया था? का जो इतिहास विषय से पोस्ट ग्रेजुएट सर। अच्छा, इतिहास विषय से किया आपने। अच्छा, जी और इसमें क्या ऑप्शनल रखा था आपने? सर लेबर एंड सोशल वेलफेयर। अब आपने ग्रेजुएशन मैथ से किया, मैथ को छोड़ करके आपने हिस्ट्री रखा, हिस्ट्री से पीजी की, और फिर हिस्ट्री को भी छोड़ दिया और फिर आपने ऑप्शनल रख दिया। तो आप में मुझे पलायनवाद की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि आप पलायित सर हो ये जाते। पलायनवाद की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि 2015 में एक घटना घटी मतलब मेरे गांव में। तो मेरा हॉबी भी है कि गांव की समस्याओं का समाधान करना दो समुदाय के बीच। तो जब समुदाय के बीच घटना घटी तो हमें लगा कि गांव के लिए कुछ करने का आदत पहले से भी है, तो उस समस्याओं का समाधान करने की अंदर से प्रवृत्ति जाएगी। हमें लगा कि उसके बारे में अगर पहले से हम जानेंगे समझेंगे तो इस काम को करने में सुविधा होगी प्रशासन में जाने के बाद, इसलिए मैंने LSW का चयन किया। अच्छा, आपकी हॉबी है गांव की समस्याएं का समाधान करना। जी जी किस प्रकार की समस्याओं को समाधान करने में रुचि है आपकी? सर आपसी मतभेद जो होता है वो विवाद नहीं बने, इसके लिए प्रयास करते हैं। मेरे पिताजी भी इस काम में लगे हुए रहते हैं, सोशल वर्कर हैं। तो पंचायत के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है। और मेरे गांव की खासियत है कि एक आध केस को छोड़ के थाना में कोई मामला नहीं जाता है, गांव में ही आपस में उसको सलटा लिया जाता है। अच्छा, फर्ज कर लीजिए कि दो जो लड़का और लड़की है, एक तथाकथित उच्च जाति से बिलोंग करते हैं और एक तथाकथित जो है अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। लड़की और लड़का दोनों अलग अलग जाति से, दोनों शादी करना चाहते और परिवार वाले नहीं मानते, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि दोनों जातियों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वैसी स्थिति में आप कैसे इसको संभालें? सर्वप्रथम यह देखा जाएगा कि दोनों बालिग है या नहीं। यदि बालिग है तो इसके शादी के लिए जो है प्रयास करना चाहिए। दोनों पक्षों को पहले समझाया जाएगा। यदि नहीं मानते हैं तो इसके लिए जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो नियम बना हुआ है, वहाँ पे जाके इस मामले को रखा जाएगा कि असहमति से शादी करना चाहते हैं। और हमें एक घटना याद आता है, 2015 में हमारे यहाँ दो समुदाय के बीच झगड़ा हुआ था, एक कब्रिस्तान के घेराबंदी को लेकर। तो जो वहाँ के तत्कालिक अनुमंडल पदाधिकारी थे, उनके आने के बाद इस समस्या का समाधान। मुझे लगता है कि इस मामले को आगे उठाने से इस समस्या का समाधान होगा। अच्छा, आप गांव में समस्याओं को देखते हैं, आपकी अभिरुचि भी है। सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ को लेकर के होती? और सबसे बड़ी समस्या तो आपसी मतभेद है, जो विवाद का कारण बन जाता है। आपसी मतभेद किन मुद्दों को लेकर है? जमीन को लेके, कभी वर्चस्व को लेके, कभी मवेशी चरागाह को लेके, इन वजहों से समस्या होती है। अच्छा, आप जमीन के विवादों की बात आपने की। जमीन के विवाद जो उत्पन्न होते हैं, ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसको अगर आपने प्राथमिकता क्या दी है? पद की प्राथमिकता? पहली मेरी बिहार प्रशासनिक सेवा। अच्छा। दूसरा प्रखंड विकास पदाधिकारी। तीसरा सब रजिस्ट्रार है। अच्छा, चलिए मैं आपको बनाता हूँ, अनुमंडल अधिकारी बनाता हूँ। ऐसी समस्याएं उत्पन्न लगातार होती रहती है। आप अपने अनुमंडल में इसको कम करने के लिए कौन कौन सा उपाय करेंगे? सर कई प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले जो जमीन की समस्या होती है, इसके नाम से दाखिल खारिज से संबंधित जो नियम है
उसको सही से देखा जाए और जिनके नाम से जमीन है उसके नाम से दाखिल खारिज करवाया जाए। जिस समय जमीन का बिक्री करा और बिक्री होता है उस समय स्पष्ट रूप से यह देखा जाए कि किसका जमीन है और किसको ये लिखा जा रहा है। अगर वहाँ यह स्पष्ट हो जाएगा, ऑनलाइन इसकी प्रक्रिया कर दी जाएगी, तो यह विवाद आगे चल के नहीं बन पाएगा। आप अनुमंडल अधिकारी हैं और आपको लगता है कि अमुक जो व्यक्ति है इसको ये ज़मीन मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो राजनीतिक रसूख रखने वाला व्यक्ति है और उसने डीएम साहब को फ़ोन किया कि इसमें जो है आप मेरी मदद करें, और डीएम ने आपको निर्देश दिए कि आप अपने इनके पक्ष में निर्णय दो। आप वैसी स्थिति में क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम समीक्षा करेंगे कि ये जमीन किसका है, वास्तविकता पता चल जाएगा। उसके बाद जिनका जमीन होगा हम उन्हीं को जमीन देंगे। आप अपने उच्च अधिकारी की अवहेलना करेंगे? सर, हम यदि वो रिजिट होते हैं कि नहीं आपको जो जिनका जमीन नहीं है उनको देना है, तो सबसे पहले मैं उनसे लिखित रूप से यह आश्वासन मांगूंगा कि यह आप जो है लिखित रूप से हमको बताइए। उसके बाद फिर अगला कदम उठाया जा सकता है। आप कैसे लिखेंगे इसको? सर, लिखित रूप से डीएम साहब से हम देंगे कि यह मौखिक नहीं, आप लिखित में हमको विवरण दीजिए कि यह जमीन अमुक आदमी को दिया जाए। नहीं, वो तो ये आप किसी उच्च अधिकारी को निर्देश नहीं दे सकते हैं। ये तो आप निर्देश नहीं दे सकते। वो आप उनको कैसे इस बात से अवगत कराएंगे? उसका क्या प्रोसीड्योर है? सर, प्रोसीजर के बारे में तो बहुत जानकारी नहीं है। जब हम ट्रेनिंग में जाएंगे तो बहुत सारी जानकारी हमको मिल पाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे, भारत का मैथमेटिक्स के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है? किन किन व्यक्तियों का योगदान? सर, कई व्यक्तियों का योगदान है। ब्रह्मगुप्त है, आर्यभट्ट है, अगर वर्तमान समय में देखें तो आनंद कुमार है, वशिष्ठ है। मैं आर्यभट्ट से शुरू करता हूँ। आर्यभट्ट का क्या योगदान है? सर, आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किए थे और पाई का वैल्यू 3.1616 उन्होंने दिया था। ब्रह्मगुप्त का क्या योगदान है? ब्रह्मगुप्त का मानना था कि मैथमेटिक्स में अगर कोई विवरण मिलता है, प्राथमिक में विवरण मिलता है, तो वो ब्रह्मगुप्त के विचारों से अभिप्रेरित है। और ब्रह्मगुप्त ने जो पाइथागोरस के क्षेत्र में काफी भूमिका निभाए थे और आगे चलकर उन्होंने जो भारतीय दर्शन है कि शून्य में मिल जाते हैं, उसी शून्य की अवधारणा से यह स्पष्ट हुआ। बाद में चल के आर्यभट्ट ने उसको स्पष्ट किया। अच्छा, आप हिस्ट्री के भी स्टूडेंट रहे हैं, धर्मों के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। बुद्ध जो हैं, महावीर हैं, सब बिहार की भूमि से ही रिलेटेड रहे हैं। बुद्ध के संबंध में कहा जाता है कि बुद्ध एक गणितज्ञ भी थे। इस बात का पता किस पुस्तक से चलता है? सही सर। ललित विस्तार पुस्तक का नाम सुने? जी, ललित विस्तार गणित से संबंधित। ललित विस्तार जो है वो बुद्धिज्म पर आधारित पुस्तक है। बुद्ध के बारे में लिखा है उसमें। उस ललित विस्तार में ही बुद्ध के गणितज्ञ होने की बातें मिलती है। बुद्ध ने 134 ऐसे विषयों पर बात की जो गणित से संबंधित है। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रोवर्ब चलता रहता है हम लोग के यहाँ, ये बहुत किया जाता है। कोई अगर व्यक्ति किसी ऐसे दर्शन की बात करता है, बहुत ज़्यादा बात करता है, तो हम लोग कहते हैं बहुत पिंगल छांट रहे हो। तो ये पिंगल कौन थे? पिंगलाचार्य कौन थे? सर, एक तो चारवाक दर्शन में कहा जाता है कि उनका एक दर्शन है कि जब तक जिए सुख से जिए, चाहे वो मांग के ही क्यों न जीना पड़े। नहीं, ये पिंगल जो है, पिंगलाचार्य जो है मैथमेटिशियन रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी। आज जो आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हो, इस बाइनोमियल थ्योरम का जन्मदाता अगर कहें
तो पिंगलाचार्य है। जी सर। बिहार में बहुत मैथमेटिशियन हुए। अभी थोड़े दिन पहले एक मैथमेटिशियन की मृत्यु हुई, वशिष्ठ नारायण जी। जी वशिष्ठ नारायण का क्या योगदान है, किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया? सर, नृत्य के क्षेत्र में इनके कार्यों को देखते हुए जो सेंट स्टीफन कॉलेज है वहाँ पे इन्होंने कई खोज किए और इसके लिए इसको कई प्रकार की प्राइज भी दिया गया। नहीं, मैं काम पूछ रहा हूं आपसे। रिकॉल नहीं कर पा। साइक्लिक वेक्टर थ्योरी है, जानते हैं क्या होता है साइक्लिक वेक्टर थ्योरी? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी भी दो मैथमेटिशियन, दो बच्चे ऐसे हुए साइंस कॉलेज से, सत्यम कुमार जी और तथागत तुलसी जी। ये भी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। अभी सत्यम कुमार कहाँ हैं, वो अपनी कहाँ सेवा दे रहे हैं, और तथागत तुलसी कहाँ सेवा दे रहे हैं, बता सकते हैं मैथमेटिक्स के क्षेत्र में? सॉरी सर, रिकॉल। अच्छा, कोई बात नहीं। हिस्ट्री में आपने के किस सेक्शंस में पढ़ाई की है? सर, इतिहास में चूंकि 2018 में मैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी किया हूँ, तो जो उनका सिलेबस था जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और अच्छा, आप इन तीनों जो काल आप बता रहे हो, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आपकी अभिरुचि किधर है? किस काल में कंफर्टेबल महसूस करते हो? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत के सामाजिक सुधार आंदोलनों को देखें तो जो रिनासा का पीरियड था, पुनर्जागरण का पीरियड था, इसमें कौन ऐसे व्यक्तित्व वाले पर्सन रहे जो आपको बहुत प्रभावित किया? उनका कौन सा कार्य आपको ज़्यादा प्रभावित किया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का संबंध बिहार से भी था। आप बता सकते हो कि पटना में वो कब और क्यों आए? सर, उन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी फारसी विषय के संबंध में। अच्छा, फारसी में सही योगदान है राजा राम मोहन राय। कहाँ पे किया था इन्होंने? सॉरी सर, रिकॉल। अच्छा, कोई बात नहीं। फारसी में उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? रहमुन नजदाई नाम का कोई बुक। बेटा, रहमुन नजदाई नाम। नहीं याद है आपको? अच्छा, कोई बात नहीं। उन्होंने उनकी जो विचारधारा है धर्म को लेकर के भी, वो एकेश्वरवाद के ऊपर है। वो बहुदेववाद पर, जो हिंदू धर्म में बहुदेववाद था, उसको उन्होंने नकारा है। कौन सी पुस्तक लिख करके उन्होंने ये बातें कही? सॉरी सर, रिकॉल। उनकी एक पुस्तक है रफ्त दस्तार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवाद के उपहार। और एक उन्होंने लिखा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये दो धर्म पे आधारित पुस्तकें उन्होंने लिखी। देखिए, राजा राम मोहन राय का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो सामाजिक सुधार आंदोलनों में ज़्यादा रहा। उसमें उन्होंने कौन से ऐसे कार्य किए जो उल्लेखनीय है? सर, उन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया। फिर उन्होंने 1828 में ब्राह्म समाज की स्थापना की है। इसके अलावा उन्होंने आवाज़ थोड़ा लाउड करो, आवाज़ थोड़ी लाउड करो। पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में काफी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया, जिससे समाज में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलता है। स्त्री के लिए कुछ कार्य नहीं किया? पति प्रथा के प्रतिषेध के वो समर्थक थे। विधवा पुनर्विवाह के लिए भी काम किया? सर, विधवा पुनर्विवाह के लिए मुख्य रूप से टैगोर जी जो थे उनका योगदान। टैगोर का योगदान है विधवा विवाह में? इतवार चंद्र विद्यासागर। अच्छा, हाँ, ठीक है, चलिए। अच्छा, डीके कर्वे हैं, जहाँ बहुत लोग हैं। ये टैगोर ने भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है।
चलिए मैं अब इधर आता हूँ। आपने LSW लिया। LSW का जहाँ तक सवाल है, बिहार में आप मुझे बताएं कि जो वीकर सेक्शन है, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति, इसके लिए बिहार सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बना रखी है? सर, बिहार सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जो बिहार लोक सेवा या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीटी पास करते हैं, उसके लिए क्रम से 50,000 रुपया और 1 लाख रुपया की सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा कबीर अंत्येष्टि योजना है। इसके माध्यम से कबीर अंत्येष्टि योजना केवल अनुसूचित जाति के लिए? सर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। कबीर अंत्येष्टि योजना सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए किया गया, कोई और सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है कबीर अंत्येष्टि योजना? सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ तो ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। अच्छा, हाँ बताइए, और आगे बताइए। के अलावे जो पंचायतों में आरक्षण की बात, जैसे कि एसटी के लिए 1% आरक्षित सीट किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षण 16% आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायत चुनाव। इसके अलावा दलितों के लिए टोला ग्राम स्कूल चलाया जाता है और उसके माध्यम से बच्चों की शिक्षा दी जाती है। अच्छा, महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही? सर, बिहार में या केंद्र? बिहार में ही पूछ रहा हूँ। सर, बिहार में महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजना चल रहे हैं, जैसे कि जीविका योजना, जो हाशिए पे जो महिलाएं हैं उसके संवर्धन के लिए। इसके अलावा क्या होता है शिक्षा के क्षेत्र में देखें, जरा जीविका योजना को डिफाइन करो। जीविका योजना होता क्या, कैसे इसको कंडक्ट किया जाता है? सर, जीविका योजना जो है मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा जो 10 से 15 लोगों का एक समूह होता है, 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है और इसके माध्यम से महिलाओं को उत्थान के बारे में देखा जाता है। इसके लिए 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की उसको लोन दी जाती है ताकि व्यापार कर सके, जैसे कि मुर्गा फार्म या सिलाई का काम या छोटा सा उद्योग कर सके और वो अपना उत्थान कर सके। इसके लिए कम राशि पे लोन दी जाती है और जीविका के माध्यम से महिलाओं आज 10 लाख से अधिक ये समूह बन चुका है और 1 करोड़ 20 लाख के आसपास महिलाएं जुड़ चुकी हैं और इसका प्रतिफल बिहार के गांव में देखने को मिला। अच्छा, क्राई एक संस्था है, CRY योजना, क्राई योजना बता सकते हैं क्या है? सॉरी सर, किलकारी का नाम सुने हैं? जी, किलकारी का नाम। क्या है ये किलकारी? सर, ये बच्चों के लिए है, जो बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं उसको मनोरंजन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित की जाए। क्या क्या योजनाएं चलती हैं इसमें? सॉरी सर। अच्छा, बच्चों के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बताएं और वो किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है? सर, यूनिसेफ है, यूनेस्को है। यूनिसेफ और यूनेस्को का काम क्या है? सर, यूनिसेफ का काम है कि जो बच्चे हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हमारे यहाँ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। ये यूनिसेफ का काम है जी। फिर यूनेस्को का क्या काम है? यूनेस्को का भी काम है कि जो बच्चों की जो समस्या है, जैसे कि बाल श्रमिकों की समस्या है, उसके समाधान के लिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताओ पहले। सॉरी सर, यूनिसेफ और यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा चलिए, लेबर से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है,
कौन सी संस्था है? और अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन है, ILO। ILO। ILO के अभी डायरेक्टर कौन है? गाइड राइडर। गाय राइडर। ILO के अभी थोड़े दिन पहले ILO के जो अभिसमय हैं उनके 4 अभिसमय को हम लोगों ने एडॉप्ट किया। बता सकते हैं वो कौन कौन सा है? सर 8 मूलभूत ये अभिसमय उनके, उसमें से 6 भारत में लागू है, अभी 2 लागू नहीं। कौन कौन से 6 लागू हो गए, 2 नहीं लागू है? जो नहीं लागू हुआ उसमें एक सामूहिक साझेदारी से संबंधित है, जो भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है, और 6 में बालकों से संबंधित है, 2-3 प्रावधान, और इसके अलावा इकोनॉमिक। अच्छा, कोई बात नहीं। ये अभिसमय और सिफारिश में अंतर क्या होता है? सर अभिसमय जो है इसको संसद के सदन के पटल पे रखवाना अनिवार्य होता है, जबकि सिफारिश से को ये संसद के सदन जो पटल जो होता है उस पर रखवाना अनिवार्य नहीं होता है। अच्छा, अभी बिहार सरकार ने भी नई श्रम नीति बनाई है। भारत सरकार ने श्रम नीति में बहुत चेंजेस लाया, 4 श्रम कोड बनाए हैं। ये चारों श्रम कोड के बारे में बता सकते हैं? सर केंद्रीय सरकार द्वारा 44 केंद्रीय ये कानून लागू थे श्रम के लिए, उसको 4 में बदला गया है। एक है वेतन संबंधित, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा संबंधित, तीसरा है औद्योगिक संबंधित, चौथा स्वास्थ्य एवं कार्य के शर्त एवं दशा। अच्छा, ये सरकार ने बनाया है ऐसा, और जितने श्रम संघ हैं इसका विरोध कर रहे हैं। ये श्रमिकों के विरुद्ध जा रहा है, आपको क्या लगता है? सर हमें लगता है कि कोरोना काल में विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। ऐसी परिस्थिति में जब तक उद्योग को स्थापित नहीं किया जा सकता, नियोजकों को जब तक उनको सहायता नहीं जा सकती है, तब तक उद्योग खड़ा नहीं हो पाएगा। जब उद्योग खड़ा नहीं होगा तो श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलेगी। इसीलिए कम समय के लिए उद्योग में जो भी नियोजक है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, ताकि उद्योग धंधा लग सके, उत्पादन होगा तो लोगों को रोजगार भी मिले। हमारे समझ से यह कानून यानी जितना भी ठीकरा फोड़ना हो और जितना शोषण करना हो, श्रमिक ही अपना योगदान करें, चाहे वो देश का निर्माण हो चाहे कुछ हो, श्रमिक वर्ग ही के ऊपर चले। कोई ऊपर वाला जो वर्ग है वो उसको नहीं सह सकता। वो जितना करेंगे आप तो नीचे वाले वर्ग को ही दबा के कर सकते हैं। ये तो दिख रहा है। 3 साल के लिए इस तरह के कानून में परिवर्तन लाया गया है ताकि उद्योग सही से स्थापित हो सके, क्योंकि यह बहुत बड़ा समस्या उभर के सामने आया है। करीब करीब $8 ट्रिलियन की मतलब क्षति पूरा विश्व को हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में जब तक उद्योग सही से स्थापित नहीं हो पाएगा, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगी, तो देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर सही रहता है तो उस देश का विकास हो पाता है। अच्छा, इस लॉकडाउन के पीरियड के बाद देखेंगे आप, पलायन की जो प्रवृत्ति है इस दौरान बहुत बढ़ी थी, और रिवर्स जो है वो भी आप देखेंगे कि माइग्रेशन हुआ। तो माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन में क्या अंतर है? सर माइग्रेशन का ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी काम के लिए वहां जाके बस जाता है और उसके बदले बीच बीच में वो अपने गांव भी आता है। और रिवर्स माइग्रेशन होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने गांव को छोड़ के दूसरे जगह स्थान पे बस जाते हैं, फिर वहां से रिटर्न अपने गांव आते हैं, इसे हम रिवर्स माइग्रेशन। आप इन दोनों परिस्थितियों को अभी आपने देखा होगा, माइग्रेशन को और रिवर्स माइग्रेशन को, और बिहार इस दंश को बहुत ज़्यादा झेला है। बिहार में ये स्थिति ज़्यादा दयनीय दिखाई पड़ी, इसके पीछे क्या कारण दिखाई पड़ता है? सर पूरा भारत को इस समस्या का सामना करना पड़ा। बिहार भी समस्या से जूझ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु बिहार के पास कई प्रकार के मौका भी ये उभर के सामने आया है। यदि बिहार इसके लिए प्रयास करे तो काफी आगे बढ़ सकते हैं, मुख्य औद्योगिक क्रांति भी हो सकता है। किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति ला सकते हैं?
कोई उपाय सुझाएं आप। सर जो बिहार के निवासी जो बाहर में रह के नया नया टेक्नोलॉजी जो सीखा है, अगर वो यहाँ आते हैं, पूंजी इन्वेस्ट होता है, अगर उन लोगों को यहाँ रोजगार दी जाती है, तो नवीन तरह के जो है उनके पास ये करेक्टर है, मतलब टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से वो विकास कर सकते हैं। नहीं और यहाँ पे देखिए, ये कच्चा माल पेपर पे लिखना ये बड़ी अच्छी बातें होती हैं, कह देने मात्र से बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। धरातल स्तर पर ये उतारने के लिए अब तक तो उतरा नहीं है। इसके लिए कोई आपके पास कोई विजन दिखाई पड़ता है? ये हो जाए, ये हो जाए, कल्पना जगत वाली बातें हैं। ये वास्तव में इसको कैसे उतारा जा सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में, और भारत में भी सबसे बड़ा युवा आबादी बिहार के पास है। बिहार के पास भूमि भी है, बस यहाँ उद्योग लगाने की बात है। यदि उद्योग लगाया जाता है तो निश्चित रूप से यह विकास देखने को मिलेगा। अभी चुनाव हो रहे हैं और सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो दिए हैं, आपने पढ़ा भी होगा। किसका मैनिफेस्टो आपको सबसे अच्छा लगा? सर सभी पार्टियों का मैनिफेस्टो बेहतर है हमारे से। नहीं, आपने पढ़ा होगा, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक प्रशासक बनने की भूमिका में है, तो किसका मैनिफेस्टो आपको ज़्यादा रियलिस्टिक लगता? सर मैनिफेस्टो हमें सभी पार्टी की अच्छी लग रही है, बशर्ते उस काम को वो करते हैं या नहीं करते, ये डिपेंड करता है इस बात। अभी मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा हूँ और न्यूज़ में भी देख रहा हूँ, तो दो तरह की चल रही है बातें। एक तो 15 साल नीतीश जी के और 15 वर्ष लालू प्रसाद यादव जी के और राबड़ी देवी जी के राजद के। तो आप इन दोनों की तुलना करने की बात की जा रही है। आप को अगर मैं तुलना करने के लिए कहूँ तो किसका 15 वर्ष ज़्यादा श्रेष्ठ कर आपको दिखाई पड़ता है? और समय और परिस्थिति के अनुसार दोनों जिस काल में काम किए वह बेहतर थे। 15 साल बाद यदि लालू यादव जी के सरकार को देखें तो उस समय की जो तत्कालीन परिस्थिति थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बिहार में काफी परिवर्तन लाया। और क्या जो लाया? वर्तमान में कुछ परिवर्तन बताएं आप। सर जैसे कि चारवां विद्यालय के माध्यम से गाँव की शिक्षा की बात कही गई। दूसरी बात है कि उस समय की जो भारत की इकोनॉमी थी वह काफी कम था, और ऐसी परिस्थिति में भी बिहार आगे बढ़ते हुए देखने को मिलता है। कहाँ बोलते हैं, सब जगह तो निर्णय यही निकल करके आया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो या फिर वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं, उसको जंगल राज ही कहते हैं। सर जंगल राज राजनीतिक रूप से हो सकता है, परंतु उस समय की जो स्थिति थी हमारे समाज से बिहार में विकास हुआ। अच्छा। हालांकि कई प्रकार की चुनौती का सामना करना भी पड़ा, क्योंकि दुर्गम इलाका था। आप एकाएक विकास नहीं कर सकते, विकास की एक प्रक्रिया स्थापित करनी पड़ती है, उसमें समय लगता है। इसका फायदा माननीय वर्तमान तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को मिला भी विकास करने। तो इन दोनों में आप किसी को पहला नंबर पे नहीं रख सकते? सर दोनों अपने आप में बेहतर है। अच्छा। आपके यहाँ वोटिंग हो गई? जी नहीं, सेकेंड फेज में है, 3 तारीख को। किसको वोट देना चाहेंगे आप? वोट को बता सकते? सर मतदान गुप्त प्रणाली होती है, और मुझे लगता है कि जो बेहतर उम्मीदवार होगा उसका। अच्छा। आपके मन में क्या, आपके अंदर में एजेंडा होता है कि मैं इस मुद्दे पर वोटिंग करने जाऊंगा, इस कैंडिडेट को देने जाऊंगा? आपकी प्रतिबद्धता किसके प्रति दिखाई पड़ती है? सर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबों को अधिकार है मत देने का। और मैं गांव में जाता हूं तो गांव की समस्या का समाधान करना मेरा हॉबी भी है। तो सबसे पहले जैसे ही गांव जाते हैं तो एक वोटर लिस्ट हम अपने यहाँ मंगवाते हैं और सबको उपलब्ध करवाते हैं, और किसी को यह नहीं कहते कि आप किसको मतदान कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र है, आप अपने पसंद से मतदान कीजिए। अच्छा, ठीक है। अब आपकी हॉबी, मैंने देखा कि बैडमिंटन खेलना भी आपकी हॉबी है। बैडमिंटन में जो कोर्ट होता है
उसमें बैक एली किसको कहते हैं? जी बैक एले। सॉरी सर। अच्छा, बर्ड आई किसको कहते हैं? सॉरी सर, क्योंकि सर हम गांव में खेलते हैं बैडमिंटन अपने नहीं पिताजी नहीं, गांव में खेलते हैं इससे क्या मतलब है? बर्ड आई किसको कहते हैं? आपकी हॉबी है, बर्ड आई किसको कहते हैं नहीं बता पाए? जी सॉरी सर, रिकॉल नहीं। कॉर्क को बर्ड आई कहते हैं, बैडमिंटन के कॉर्क को बर्ड आई कहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। उसका रैकेट जो बनता है वो किस प्रकार के वुडन से बनता है? सॉरी सर, उसका वजन कितना होता है? 160 से 180 ग्राम। अच्छा, ये हमारे यहाँ दो बहुत अभी चर्चित प्लेयर हैं महिलाओं में खासकर, कौन कौन दो हैं? सर पीवी सिंधु और साइना नेहवाल। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, इन दोनों के खेल की पद्धति में बेसिक अंतर है, जबकि दोनों को कोच एक ही है, लेकिन उनके में बेसिक अंतर क्या है? सॉरी सर, गौर से देखा। अच्छा कोई बात नहीं। पेपर पढ़ते हैं? जी। कौन सा पेपर पढ़ते हैं? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के संपादक कौन है? शशि शेखर जी। शशि शेखर जी। शशि शेखर जी ने कल जो आर्टिकल लिखा था हिंदुस्तान में, वो किस मुद्दे को लेकर लिखा था? सॉरी सर, कल का आज का अखबार पढ़ा आपने? सॉरी सर नहीं। इन 2-3 दिनों में कोई प्रमुख खबर बता सकते हैं? माननीय प्रधानमंत्री का कल चुनावी सभा हुआ बिहार में। अच्छा, प्रधानमंत्री की सभा के बारे में आपने बात की। आप निर्वाचन प्रक्रिया अभी चल रही है। निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है चुनाव आयोग के अंतर्गत होती है, चुनाव आयोग के अधीन होते हैं सारे अधिकारी। चुनाव आयोग जिले में निर्वाचन पदाधिकारी सबसे बड़ा जिले का होता है अधिकारी, जो जिलाधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं। उनके ऊपर 2 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। बता सकते हैं वो 2 अधिकारी कौन होते हैं? एक प्रेक्षक होते हैं, एक व्यय प्रेक्षक होते हैं। ये सब महीना भर पहले ही आ जाते हैं व्यय प्रेक्षक। तो व्यय प्रेक्षक का काम क्या होता है? प्रेक्षक का काम क्या होता है? सर हमें लगता है कि जो जिलाधिकारी द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया का संपादन किया जाता है उसका परीक्षण करना कि किस तरह से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। व्यय प्रेक्षक का क्या काम है? सॉरी सर। अच्छा, निर्वाचन की प्रक्रिया के दिन आप बूथ पर जाते हो। बूथ के 200 मीटर में चुनाव आयोग सारे अधिकार किस में वेस्ट करता है? सर धारा 144 लगाया जाता है। नहीं, धारा 144 नहीं है। 200 मीटर की दूरी में तक में निर्वाचन आयोग अपने सारे अधिकार, जो जिलाधिकारी के अंतर्गत होते हैं, जिलाधिकारी अपने सारे अधिकार उनको दे देता है। वो कौन सा अधिकारी होता है? सर जो चुनाव जहाँ पे मतदान होता है जी, उसके जो अधिकारी पीठासीन पदाधिकारी। पीठासीन पदाधिकारी, सही कहा आपने। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सारे अधिकार होते हैं। अगर किसी निर्वाचन में निर्वाचन शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हो पाया संपन्न, वैसी दशा में निर्वाचन आयोग किसकी रिपोर्ट को महत्ता प्रदान करता है? सर पीठासीन पदाधिकारी की रिपोर्ट। कैसे पता करता है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट? पीठासीन पदाधिकारी चूंकि सर्वसर्वा होते हैं उस बूथ के, और उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, जो चूंकि वो वहाँ करीब से देखते हैं मामले को कि क्या यह सही मामला है या नहीं। तो ये कैसे रिपोर्ट करते हैं पीठासीन अधिकारी?
हेलो, पीठासीन अधिकारी अपने इन बातों को कहाँ रिपोर्ट करता है? सर इनके ऊपर के जो पदाधिकारी होते हैं जैसे कि मजिस्ट्रेट होते हैं, हाँ, लोगों के समक्ष रखते हैं, फिर ये जिला पदाधिकारी के पास रखते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे पीठासीन अधिकारी को एक डायरी दी जाती है। जी उस डायरी में वो सारी निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में लिखते हैं, और निर्वाचन संपन्न होने के बाद और काउंटिंग के पहले सारे पीठासीन अधिकारी की डायरी को देखा जाता है, थैंक यू सर। और उनके निर्णय को ही अंतिम निर्णय माना जाता। ठीक है, चलिए अब मैं आपका साक्षात्कार समाप्त करता हूं कुंदन।